अनिंद सेन गुप्ता, जिनका जो एक अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं और भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं। और भी बहुत सारे उनके जीवन के परिचय हैं, लेकिन हम फिलहाल उनकी एक किताब है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। वो किताब है उल्टी गिनती। ये उल्टी गिनती जो है वो कोविड महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर डाला है, इस पर छपी हुई किताब है। राजकमल के सार्थक सीरीज से आई है और कीमत जो है उसकी सिर्फ 250 रुपए है, पेपरबैक संस्करण। किताब खरीदना इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि किताब पढ़ने की आदत लोगों में, ऐसा कहा जा रहा था कि कम हो गई, लेकिन सोशल मीडिया के नए जमाने में किताब पढ़ने की आदत अब बढ़ रही है। और इसका जो सबूत है वो उल्टी गिनती है, क्योंकि 15 दिन के अंदर दूसरा संस्करण इसका छपा था। अब हम सीधे बात करते हैं अनिंद सेन गुप्ता से। थैंक यू मंजीत। ये किताब जो है इकोनॉमी पे है, हिंदी में है, अंग्रेजी में भी अभी आई है, लेकिन पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। इससे पहले भी आपने एक और किताब लिखी थी, लक्ष्मीनामा। आर्थिक जो इतिहास है भारत का, उसमें लक्ष्मीनामा में आर्थिक इतिहास की बात थी, इसमें आर्थिक भविष्य की बात है, फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर की। तो ये महामारी के टाइम में इस किताब का आइडिया कैसे आया, विचार कैसे आया? मंजीत, हम इसके ऊपर काम कर रहे थे कि देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो हम सबको प्रभावित करते हैं, सीधा सीधा असर हमारे जेब पर पड़ती है। लेकिन ऐसा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत अगर करते हैं तो या तो कोई अर्थशास्त्री करते हैं जो बहुत ही एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप बातचीत हमें सुनाई देता है कभी कभी टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में, या तो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड बात होती है कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, वो एक बहस में आ जाए। हमें लगता है कि जो चीज हम सबको इतना प्रभावित करते हैं उसके ऊपर एक इन्फॉर्म डिबेट होना चाहिए। और अगर आप देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था जितना तेजी के साथ ग्रो कर रहे थे से 1991 के रिफॉर्म के शुरुआत से लेकर ऑलमोस्ट 2010 तक, 2012 तक, हम लोगों ने कोई ऐसा पॉइंट हमने नहीं देखा जिसमें हम लोगों को डाउट होने लगा कि हमारा अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रहा है। हम लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर। उसके बाद से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगे, जॉब्स कम हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे। और इसके चलते हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे कि मेजर फॉल्ट लाइंस, जो दरारें हैं ये अर्थव्यवस्था के, वो क्या क्या है, क्या इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है। बिल्कुल इसी टाइम ये पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक के साथ साथ लॉकडाउन के साथ रिसेशन। इससे क्या होता है, ये मंदी या इस टाइप जो एक बड़ी घटना सामने आ जाती है, उसमें क्या होता है, उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि अब जो चीज चलते आ रहा है वो आप बहुत बार नोटिस नहीं करते, लेकिन इस टाइप एक कोई बड़ी घटना से जो पर्सपेक्टिव आपको दिखाई देता है, उससे आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाता है। तो आपने पूछा क्यों हम लोगों ने इसके ऊपर लिखने का सोचा। हमें ये लगता है कि 1991 में नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के साथ जिस फेज का शुरुआत हम लोगों ने देखा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो आर्थिक उदारीकरण के चलते हमारे देश का पूरा जो ढांचा था वो पूरा बदल गया। आज के जो यंगस्टर्स है वो शायद इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इंडिया या मतलब हमारे आसपास की अर्थव्यवस्था, हमारे आसपास का हर चीज, अगर मैं बोलूं कि कोई पेप्सी, पिज्जा, स्टॉक मार्केट और ये सारे चीज, मिनरल वाटर, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम तो आप भूल जाइए, एटीएम इवन, ये सब चीज नहीं होता था हमारा प्री 1991 लाइफ में, तो लोग ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो जो पीरियड शुरू हुआ था 91 से, वो 2012 के बाद से काफी स्लो डाउन आ चुका है इस इकोनॉमी में। और समहाउ हमें लगता है कि 2020 के ये मंदी के चलते ये एक पीरियड का हम एंड मान सकते हैं। अब याद रखिए, अर्थव्यवस्था का एंड नहीं है, अर्थव्यवस्था हमेशा चलता रहता है जिस भी सिचुएशन में आप देखें। लेकिन ये होने से, ये रिसेशन, ये पैंडेमिक रिसेशन होने से, ये लॉकडाउन होने से हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल गया जिससे हम ये पूरा पीरियड को, पूरा क्राइसिस को समझ सके। यही बेसिक आइडिया था कि हम इस पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को देखें। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि बिहार में कुछ छात्रों ने जो है, कुछ नहीं, काफी छात्र थे, और उन्होंने ट्रेन में की बोगी में आग लगा दिया, और वो जाहिर है नौकरी की मांग कर रहे थे। तो वो नौकरी की मांग जो है, क्या वो इस
इस मंदी से कहीं जुड़ा हुआ है कि नौकरी नहीं दे रही है सरकार, और घोषणा के बाद भी, एग्जाम्स लेने के बाद भी? एक दूसरा कि क्या उस मुद्दे का थोड़ा राजनीतिकरण हो गया, सियासीकरण हो गया कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे ऐसे ही आंदोलन कर रहे थे, उसको जो राजनीतिक दल है उन्होंने कहा कि नहीं चलो जी आग वाग लगाओ, तो तब बस सरकार सुनेगी। बिल्कुल मंजित, हमारे एक प्रॉब्लम यह है कि इस देश में हर मुद्दे का पहले राजनीतिकरण हो जाता है और उसका कोई मतलब कोई सुलझाने के लिए आते नहीं है, लेकिन राजनीतिकरण करने के लिए सब लोग आगे आ जाते हैं। जैसे बिहार में ट्रेन जलाया गया, आपने जैसे जिक्र किया, दिल्ली में बैठे, दिल्ली के मिडिल क्लास ड्राइंग रूम में बैठे लोग ये समझ ही नहीं पाए कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसके लिए सिर्फ आंकड़े देखिए, आप राजनीति पे मत जाइए। राजनीति के ऊपर भाषण देने के लिए, समझाने के लिए बहुत लोग हैं देश में तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आंकड़े देखिए, 3,000 से 3,500 के आसपास जॉब उस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया। इसके लिए कितने लोग अपियर हुए? 1,25,00,000। तो आप सोचिए, हर एक पोस्ट के लिए 4,000 लोग मारामारी कर रहे। मतलब इतना बड़ा फाइट इंडिया में और किसी चीज के लिए नहीं है मंजित। हर कोई जो आम इंडियन है, आम नागरिक जो है, उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फाइट है एक नौकरी मिलना, और सरकारी नौकरी हो तो वो और भी बढ़िया। हाँ। तो ये जो फिगर्स है, ये सिर्फ आंकड़े देखिए तो आपको इतना शॉक लगेगा। हर साल इंडिया में, अगर सिर्फ एज के हिसाब से आप देखेंगे, इंडियन मतलब जो वर्कफोर्स में है, मान लीजिए 18 से 60 साल के उम्र के जो लोग हैं, जो काम करने लायक है, मतलब काम करने के लिए तैयार है, तो उसमें हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। और आप सिर्फ मतलब लेट 1990s की या 2000 से देख लीजिए, बेस्ट जो ईयर है, जिस ईयर में सबसे ज्यादा नौकरी इंडियन इकोनॉमी पैदा कर पाए, वो भी कभी 40 लाख से ऊपर नहीं गया। तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल आते हैं, और उसमें बेस्ट ईयर में भी आपको 40 लाख लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं। बाकी मतलब ये सब देखने से कोई फायदा नहीं है मंजीत की जीडीपी कितना बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन कितना घट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। हर कोई चाहता है कि उनके पास एक नौकरी हो, राइट। कोई चाहते नहीं है कि सरकारी सहायता पे वो जिए या दूसरे किसी तरीके से वो समहाउ मैनेज करते रहे। ये मैनेज करते रहते हैं और यही हमारे आसपास के ज्यादातर लोग कर रहे हैं। लेकिन नौकरी जो एक फिक्स्ड सैलरी हो, एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपको कुछ सुविधाएं दिया जाएगा, ये इंडिया में बहुत बहुत कम लोगों के पास है, और इससे सबकी जरूरत है। और ये इंडियन मतलब एक आम भारतीय के लिए सबसे बड़ा फाइट है। बिहार में ट्रेन जलाया जाना, आप बिहार के बात तो अभी अभी आए हैं। पिछले साल राजस्थान में एक रीट एग्जाम हुआ था, जिसके चलते आज कुछ मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारे पेपर लीक हो गया था, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया। ऐसा सीन मंजित हमने कभी नहीं देखा। 16 लाख लोग एक स्टेट लेवल एग्जाम के लिए एक दिन में आए थे। पूरा राजस्थान, जयपुर जैसे शहर, सारे चीज बंद करना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर देना पड़ा, ऊपर से पुलिस को खाना बना के लोगों को खिलाना पड़ा। मतलब ऐसा स्थिति एक सरकारी नौकरी के लिए कि, और मतलब ये सिर्फ राजस्थान या बिहार की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारे इंडिया की बात है कि नौकरी के लिए जो फाइट है, ये एक आम भारतीय के लिए सबसे बड़ा फाइट है। और यही भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा चुनौती है इस पॉइंट पे, वो यही है कि हम मतलब ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे। हम लोग इंडियन लोगों को बड़ा मजा आता है सर कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अपनी तुलना करें, पाकिस्तान, तो जैसे पाकिस्तान के साथ हम लोग तुलना करते हैं तो वहां देखते हैं कि या तो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत ही गरीब लोग हैं, बीच में मिडिल क्लास नहीं है। आपकी किताब का जो पार्ट 1 है, खंड 1, आंकड़ों के आर पार, उसमें चौथा जो चैप्टर है वो अधर्म में है, उसका शीर्षक जो है अधर्म है, मतलब तो उसमें मध्य वर्ग के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में कहा गया है कि क्या थम जाएगा भारतीय मध्य वर्ग का कारवां। अब ये मध्य वर्ग जो है वो पाकिस्तान में नहीं है और हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान इसलिए ताकतवर है आर्थिक रूप से क्योंकि पाकिस्तान की तुलना में भारत में मध्य वर्ग ज्यादा मजबूत है, बड़ा है। इस मध्य वर्ग के ये क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? इस बार हम लोगों को बजट में भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। ये देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप मतलब अरिस्टोटल के जमाने से देखते आएंगे। अरिस्टोटल लिख के गए थे और ये बहुत चर्चित ये है कि किसी भी देश के कोई भी व्यवस्था के लिए, और
वो बेसिकली पॉलिटिकल व्यवस्था की बात कर रहे थे, लेकिन इट अप्लाइज टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो, कि मिडिल क्लास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब जो प्रोटेस्ट कर पाए, जो अपना इंटरेस्ट बचा पाए, वो मिडिल क्लास है। जो एलिट होते वो एक तो बहुत कम होते, और उनका पूरा ये रहता है कि सिस्टम को अपने तरफ कैसे लेकर आए। तो सबके लिए एक फेयर सिस्टम हो, तो ये मिडिल क्लास इसके लिए सबसे ज्यादा फाइट करती है। इंडिया में देखिए, इंडिया का जनसंख्या आज है 120-130 करोड़ के आसपास। इसमें 120-130 करोड़ में इंडिया में मिडिल क्लास गिन पाना भी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर एक ब्रॉडली देखें, 10 से 15 करोड़ लोग ही मिडिल क्लास है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लोन लेते हैं। जो लोन लोन के इसमें, और ये लोग खरीदारी करते हैं, लोन लेकर घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, और बाकी फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। इनका ये जो कंजम्पशन है, प्लस हाँ, ये लोग सेविंग्स करते हैं। बैंक में एफडी कौन बनाता है? तो ये लोग बैंक में एफडी बनाते हैं, पोस्टल इसमें थोड़ा सा पोस्टल सर्टिफिकेट वगैरह खरीदते हैं। इनके सेविंग से सरकार को मदद मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिलता है। सबसे बड़ी बात है, इनका कंजम्पशन से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन ये हमारा अगर देखें, रिफॉर्म या किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाने के लिए क्या चाहिए? ये 15 करोड़ लोगों का संख्या बढ़े, और जो गरीब लोग हैं उनका संख्या घटे। इंडिया में लगभग पिछले 10-12 साल से ये चीज चेंज नहीं हो रहा है। रैदर जो हुआ है पिछले 2 साल में, कि मध्यम वर्ग से कुछ लोग नीचे गिर गए हैं, क्योंकि उनके लिए सपोर्ट नहीं था। उनके लिए सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं गए, लेकिन ऐसे जगह पे है जिस जगह पे उनको और मध्यम वर्ग नहीं कहा जा सकता है। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा, बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी था एक जोमेटो एग्जीक्यूटिव का, जोमेटो फूड डिलीवरी गाय का। वो एक होटल का मैनेजर थे, सलील त्रिपाठी नाम था। दिल्ली में एक होटल का मैनेजर थे, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे। फर्स्ट वेव में उनका नौकरी चली गई, उसके साथ साथ उनके फादर का डेथ हो गया। वो इधर उधर कुछ काम ढूंढने का कोशिश की, काम नहीं मिला। उनके बच्चों को स्कूल का फीस भरने के लिए, रोज का जिंदगी चलाने के लिए वो जोमेटो में फूड डिलीवरी करना शुरू किया। जिनका सैलरी था 50,000 रुपया इस पैंडेमिक से पहले, उनको ये दिन भर मेहनत करने के बाद 7-8 हजार रुपया ही कमाई उनका हो पा रहा था। और एक दिन क्या हुआ, वो बाइक लेकर जा रहे थे कहीं पे फूड डिलीवरी करने के लिए। एक कोई पुलिस का कांस्टेबल बहुत ही लापरवाह होकर गाड़ी चला रहे थे, और उनको मार दिया, और उसी जगह पर उनका डेथ हो गया। इसके बाद बहुत चर्चा हुई, आपने भी देखा होगा। तो ये जो सलील त्रिपाठी का कहानी है, ये एक अकेला सलील त्रिपाठी का कहानी नहीं है। इंडिया में लाखों लोगों का ये कहानी है, कि जो नौकरी चली गई, उनका बिजनेस खत्म हो गया, और वो नीचे गिर गए। ये प्रॉब्लम, देखिए, पैंडेमिक दुनिया के हर देश को अफेक्ट किया है, लेकिन बाकी जगह में क्या हुआ, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में, या कोई भी मतलब इमर्जिंग कंट्रीज में भी बहुत सारे, कि सरकार या अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, लेकिन लोगों के लाइफ में इतना ज्यादा, इकोनॉमिक लाइफ में उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि फैमिलीज को, इंडिविजुअल्स को सरकार ने मदद की है, कि उनको एक मिनिमम मदद मिले। इंडिया में ये चीज नहीं होने से बहुत सारे मध्यम वर्गीय जो फैमिली है आज, उनके वो सपोर्ट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उनको कोई ऐसा स्टेट सपोर्ट नहीं मिलता है कि आज कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो कहाँ जाएंगे? तो दो चुनौती है मंजीत। आपने अगर ओवरऑल इंडियन मिडिल क्लास की बात करें, तो एक, क्योंकि हमारे पास नौकरी कम हो गया है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम हो गया है कंपैरेटिवली, इसलिए मिडिल क्लास का साइज ग्रो नहीं कर पा रहा है। और जब तक मिडिल क्लास का साइज नहीं ग्रो कर पाएगा, तब तक हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और आगे की अपॉर्चुनिटीज के लिए। दूसरा, क्योंकि नीचे ना कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये एक पेंडेमिक जैसे क्राइसिस होने पे लोग मिडिल क्लास से नीचे आ जाते हैं, जो कि प्रेफरेबल नहीं है, जो कि डिजायरेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए ये दो चुनौतियां मेन है इस पॉइंट पे। अच्छा, ये जो महामारी का जो असर पड़ा है, हम लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि किताब इकोनॉमी पे है। तो महामारी का जो असर है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? मतलब एक सरकार में नीति के स्तर पर, पॉलिसी लेवल पे किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं, जिससे इस महामारी का असर, चूंकि बहुत लंबे समय तक मुझे लगता है ग्रोथ रेट के आंकड़ों हम लोग कुछ भी ऊपर नीचे कह लेंगे, ग्रोथ ज्यादा हो गया, 23% नहीं हुआ, अब 7-7.5% ज्यादा होने वाला है, कुछ भी कह लें, लेकिन जो आम आदमी का जो जीवन है, उस पर जो असर पड़ने वाला है, वो लंबे समय तक रहेगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सरकार को सबसे इम्पोर्टेंट कदम क्या उठाना उठाना चाहिए था, या उठा सकती है सरकार आगे?
मंजित, दो चीजें इसमें मैं बताना चाहूंगा। एक तो अर्थव्यवस्था को हमें ऐसे देखना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था जैसे आपने जिक्र किया कि जीडीपी या इन्फ्लेशन ये इस आंकड़े से नहीं देखा जाए। जो अर्थव्यवस्था हमको और आपको अफेक्ट करता है, हम ऐसे समझने की कोशिश करें। एक, सरकार को ऐसा नीतियां अपनाना चाहिए जिसमें नीचे से डिमांड क्रिएट हो। और डिमांड कब क्रिएट होगा? जब नीचे लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब उनके पास नौकरियां या एम्प्लॉयमेंट का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगा। मनरेगा के जरिए आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मनरेगा के जरिए आप लोगों से डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते। उनको इतना कम पैसा मिलता है ये इस टाइप सपोर्ट से, सिर्फ वो अपना जीवन चला सकते, वो अलग से कोई खरीदारी नहीं कर सकते। और जब तक उस लेवल से खरीदारी का एक डिमांड जनरेट नहीं होगा, तो तब तक हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सरकार के सारे पॉलिसीज जो है वो इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम मतलब किसी एक इंडस्ट्री को बचाए या किसी को कर के छूट दे, लेकिन नीचे से जितना ज्यादा हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं और सारे पॉलिसी उस तरफ ले जाए। लेकिन इकोनॉमी के अलावा ऐसा दो बिंदु है जिस बिंदु पे काम करने से इकोनॉमी और पूरा सिस्टम को मदद मिलेगा इस पैंडेमिक के बाद। आप सबको देख रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन का क्या स्थिति है। ऐसे ही लोग बहुत कम सीख रहे थे बच्चे स्कूल में। इंडिया में एवरेज लोग बच्चे 7 साल ही स्कूल में पढ़ाई करते। उस 7 साल में भी ज्यादातर मिड डे मील खाने के लिए लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। पढ़ाई कितना होता है वो थोड़ा डिबेटेबल है। उस 7 साल में से मान लीजिए ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तो निकल गया। तो इस टाइम लोग स्कूल में ही नहीं गए बच्चे, तो क्या सीखेंगे? और अगर कुछ नहीं सीखेंगे तो उनको नौकरियां कैसे मिलेगी? वो आगे जाके कौन सा भविष्य बनाएंगे? ये मुझे लगता है इंडिया जैसे देश में, जहां पे बहुत सारे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस नंबर के हिसाब से बहुत है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत पोर है, कि उनके पास वो मतलब वो स्किल नहीं है जिस स्किल के जरिए वो कुछ कमा सकते हैं, वो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो सबसे बड़ा चुनौती होने जा रहा है, और सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। ब्रिज कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, ये सब में ज्यादा फोकस करके उनको इसमें मदद करना चाहिए। दूसरा, इस पैंडेमिक ने हमें सबसे ज्यादा दिखाया कि अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होने से क्या कमियां हो सकती। मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इवन दिल्ली जैसे या बॉम्बे जैसा शहर में देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली सोचते थे हमारे पास खूब पैसा है, हम फोर्टिस में चले जाएंगे, मैक्स में चले जाएंगे और हम अपने आप को तो बचा लेंगे। भले ही लोग इंडिया का किसी गांव में किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरे, हमें नहीं अफेक्ट करेगा। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिलने से आपको बेड भी नहीं मिला। तो ये जो हेल्थ केयर में फोकस नहीं रहने से, और ये किसी एक सरकार की गलती नहीं है, ये पिछले 50-60 साल की नहीं इन्वेस्ट करने से हेल्थ केयर में ये स्थिति पैदा हुआ है। तो ये पैंडेमिक ने हमें दो चीज दिखा दिया ये बहुत क्लियरली, कि एक, इकोनॉमी पे तो आप नीचे से डिमांड आने पे सारे लोगों को लेकर चलने में आप फोकस कीजिए, ना ही आपको 8% चाहिए ग्रोथ रेट या 10%, लेकिन सबके पास कुछ साधन होना चाहिए। दूसरा, आप आगे के भविष्य के लिए सोचेंगे तो आप एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे फोकस कीजिए। अगर हम लोग इकोनॉमी की जो गंभीर बातें थोड़ा सा बाहर निकल गए, आप तो जयपुर में हैं, तो जयपुर में और आप मूल रूप से बंगाल के हैं, तो भोजन में कहीं दिक्कत आती है सर, कि यार राजस्थान में हूँ, यहाँ पे बंगाल का लूची नहीं मिल रहा है, या दाल नहीं मिल रही है, वो चने की दाल नहीं मिल रही है, इस तरह का कभी हुआ है, महसूस हुआ है सर? कभी कभी होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि राजस्थान में बहुत कुछ अच्छा मिलता है। और एक खास बात है, आपको बताऊं कि राजस्थान में मिठाई बहुत अच्छा मिलता है। और हाँ। इंक्लूडिंग जो बंगाल का जो मिठाई है, रसगुल्ला या संदेश, ये भी जयपुर में अच्छा मिलता है। शायद एक वजह ये है कि बहुत सारे जो मारवाड़ी है वो कलकत्ता में वो बिजनेस करते हैं, और उनका वो बिजनेस लिंक रह गया है, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और या मतलब दूसरा कोई वजह होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इधर इधर का फेमस कचौड़ी और जलेबी ये सब भी मिलता है, साथ साथ बंगाल का रसगुल्ला या संदेश भी मिलता है। बीकानेर पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बीकानेर का रसगुल्ला भी काफी मशहूर है। बिल्कुल, थोड़ा कलकत्ता से ज्यादा मीठा है, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ, मिठास ज्यादा है उसमें। अरे हाँ आपने हाँ। जो लक्ष्मीनामा लिखी थी किताब, उसमें वो हिस्टोरिकल भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो हिस्ट्री थी उसका जिक्र हाँ। ज्यादा था। वो किताब ज्यादा मोटी थी, ये किताब थोड़ी कम मोटी है, लेकिन मेहनत ज्यादा किसमें लगी, उल्टी गिनती में या लक्ष्मीनामा में? ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, दो अलग टाइप का किताब है।
लेकिन एक चीज जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं वो बताऊं कि ये दोनों किताब अंशुमान जी के साथ मिलके लिखा गया है। हाँ। और इसमें मतलब ये मिलके लिखने में एक तो आपको बहुत कुछ नया समझ में भी आता है, और प्रेजेंट करने का तरीका जो ये होता है। तो दो अलग अलग हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो हिस्ट्री बहुत सालों से पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें उतना ये नहीं लगता है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स शायद ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए लिखना। और ये भी है कि ये करंट के लिए बहुत क्रिटिकल है, करंट समय के लिए। और वो लक्ष्मीनामा में जो कहानियां हैं वो थोड़ा लंबे दौर की है, और काफी दिन तक आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो दो अलग अलग फीलिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग दोनों ही है। हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों में ही मेरा रुचि है, तो दोनों मुझे इंटरेस्टिंग तो काफी लगता है। अरे ये जो हमारे जितने व्यूअर हैं ज्यादातर उनमें से बहुत सारे लोग लेखक भी हैं, राइटर्स भी हैं, जो हमारे लिए कहानियां पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और वो खुद सुनाते भी हैं कहानी। आपकी कहानी लक्ष्मी नामा में बहुत सारी आपकी जो आपका जो वो नॉन फिक्शन है, हिस्ट्री है, उसमें से बहुत सारी कहानियां हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप बंगाल से हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इतने बड़े बड़े नाम हैं, आप भी एक बार फिक्शन लिख के देखें, कभी कोशिश करेंगे सर इसको? शायद करेंगे। शायद करेंगे। और हाँ अगर आप देखें कि उल्टी गिनती में भी हमने कोशिश तो ये किया है कि इकोनॉमी को टिपिकल इकोनॉमी के तौर पे ना लिखा जाए। वो हर चैप्टर में एक एक कैरेक्टर है, एक या कभी एक से ज्यादा, और उन कैरेक्टर्स के जरिए हमने ये इकोनॉमी समझा। और इसमें से काफी सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स भी है, तो इसमें भी स्टोरी लिखने का थोड़ा बहुत कोशिश तो किए है। तो देखते हैं लोग क्या कहते हैं, कैसा लगता है लोगों को। असल में क्योंकि हमें लगता है इकोनॉमी पहले ऐसे नहीं लिखा गया, एटलीस्ट इंडिया में हमने नहीं देखा कि गोविंद या मतलब इसका कहानी से, खंडूजा जी के कहानी से इकोनॉमी बताने का ऐसा कोशिश पहले मैंने तो नहीं देखा ऐसा। हाँ, वही मैं अभी बताना चाह रहा था कि जो ये एक तो इसकी उल्टी गिनती और लक्ष्मीनामा, दो किताबें इंदु सेन गुप्ता ने लिखी हैं, और वो दोनों किताबें जो उन्होंने लिखी, इनके सह लेखक हैं अंशुमान तिवारी, दोनों ने मिलकर लिखी। अंशुमान तिवारी इंडिया टुडे हिंदी के संपादक थे और यशस्वी संपादक रहे हैं, और उन्होंने लगातार जितने समय भी रहे उन्होंने एक स्तंभ वहां पर चलाया, अर्थात नाम से। और उससे पहले जब वो दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में थे, तो वहां पर उनका हर शनिवार को या रविवार को एक कॉलम आता था अर्थार्थ नाम से। तो सिर्फ आर्थिक मामलों को वो लिखते रहे। तो एक तरफ हिस्ट्री प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकल के आया, और एक तरफ अंशुमान तिवारी जी का जो है अर्थव्यवस्था का है। तो ये किताब जिसमें जैसा कि अनिंदो सर खुद ही बता रहे थे कि इसमें कहानियां बहुत हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में बात करते समय हम लोग देखते हैं इकोनॉमी पर लिखी हुई किताबें बड़ी ड्राई होती हैं, बिल्कुल उसमें डायग्राम्स और डेटा और टेबल्स बहुत होते हैं। वो भी इसमें भी है, क्योंकि एक रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल की जा सकती है उल्टी गिनती। लेकिन इसमें कहानियां भी हैं, हम लोगों की, हमारी और आपकी कहानियां। सर, एक आखिरी टिप्पणी इस किताब के बारे में, इसकी जो अंग्रेजी है वो बिल्कुल इसका इसका ट्रांसलेशन है या वो दोनों साथ में लिखी गई है? हाँ, ये बिल्कुल मतलब ट्रांसलेशन नहीं है, ना हिंदी ट्रांसलेशन है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जैसे आपको पता है कि अंशुमान लिखते हैं हिंदी में, मैं लिखता हूँ इंग्लिश में। और हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पहले तो बुक्स मतलब कैसे चैप्टराइजेशन क्या होगा ये लेकर एक डिस्कशन करते हैं काफी दिनों तक। उसके बाद वो लगभग फाइनल हो जाने के बाद हम एक एक चैप्टर कोई उसका ड्राफ्ट कोई एक बनाते हैं, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो है उसको अच्छे से पढ़ के उसके ऊपर उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं। और इस बार क्या हुआ कि ये उल्टी गिनती और काउंटडाउन, इसके लिए पूरा इंग्लिश मैंने लिखा, मतलब चैप्टर वाइज पहले वो ड्राफ्ट बनाने के बाद, और पूरा हिंदी किताब अंशुमान ने लिखी है। अच्छा। तो इस हिसाब से जैसे आपको पता है कि वो हिंदी में बहुत अच्छा, मतलब उनका जो एक्सप्रेशन है वो जबकि हम हिंदी उतना पढ़ते नहीं है, फिर भी हमें भी बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है कि हिंदी में ऐसे उनके लैंग्वेज के ऊपर इतना जो दखल है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। सब्जेक्ट के ऊपर दखल एक बात है, लेकिन लैंग्वेज पे एक्सप्रेशन के ऊपर इतना दखल। तो इसलिए आप, और क्योंकि कुछ कुछ कहानियां हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो हिंदी के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा, कुछ कुछ इंग्लिश के लिए हमने डिफरेंट तरीके से लिखा, क्योंकि दोनों किताब के जो इंटेंडेंट जो ऑडियंस जो है, जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो इस हिसाब से आप किसी भी बुक को ट्रांसलेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉड फॉर्मेट सेम है। अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? ये बता पाना मुश्किल है। हम एक किताब पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। वो है कि बेसिकली
आजकल स्वदेशी के ऊपर बहुत चर्चा चल रहा है, तो आपको पता होगा इतिहास में एक स्वदेशी आंदोलन का एक फेज था 1905 से 1911 तक। बंगाल में जब बंगाल को डिवाइड करने की बात हुई थी तब एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो फर्स्ट मास मूवमेंट था। इससे पहले नेता लोग चिट्ठी पत्री करते थे और कभी कभी भाषण देते थे, लेकिन जनता सड़क पे उतर के मतलब जो प्रोटेस्ट फर्स्ट टाइम किए थे इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए, उसके वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वो फर्स्ट टाइम 1905 वाला उस इंसिडेंट से शुरुआत हुई थी। तो ये जो स्पिरिट ऑफ स्वदेशी है, उसके बाद से आज तक हम उसका सुनते आ रहे हैं कि स्वदेशी के लिए हमें काम करना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। तो हमारे इस किताब का विषय ये है कि कैसे ये स्पिरिट ऑफ स्वदेशी इंडियन बिजनेस को प्रभावित किया है, इंडियन बिजनेस को इंस्पायर किया है। आपको शायद पता होगा कि गोदरेज जो है ये शुरू हुआ था इसलिए कि गोदरेज के जो फाउंडर जो थे वो लॉयर थे, वो कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आए थे। कुछ दिन बाद रियलाइज किया कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर वो चीज नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि तब देश के गठन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश को ये आगे लेकर जाने के लिए। तो उधर से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ये बिजनेस करना भी नेशन मेकिंग के लिए, एक देश को आगे लेकर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपने बंगाल में पीसी रॉय के बारे में सुना, जो केमिस्ट्री के, इंडिया में केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है। उन्होंने बंगाल केमिकल्स इसलिए बनाए थे कि हम स्वदेशी तरीके से हम ड्रग्स बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे और बाकी चीजें बनाएंगे। तो कैसे हम स्वदेशी को एक पॉलिटिकल तरीके से आज तक देखते आए हुए हैं, और कभी कभी इकोनॉमिक तरीके से अगर स्वदेशी की बात होती है तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि विदेशी चीज नहीं यूज करना है, उसके बदले में कुछ देश में बना हुआ चीज यूज करें। लेकिन इसका बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। स्वदेशी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, नए बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक वो किताब भी आ जाएगी। एक जैसे लक्ष्मीनामा हमने खूब एक सांस में पढ़ गए थे, एक बैठक में पढ़ गए थे। उल्टी गिनती मैंने कई बैठकों में पढ़ी, क्योंकि मुझे समझना था इसको, और मैं दफ्तर आते जाते रास्ते में मैंने इसको मेट्रो में पढ़ा, और हर बार एक एक चैप्टर को मैंने 2-3 बार पढ़ा, ताकि, हालांकि मैं एक ट्रेंड जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे समझना इसलिए क्योंकि आम आदमी की कहानियां हैं, और हर जर्नलिस्ट जो है वो आम आदमी की कहानियों में इंटरेस्ट रखता है। उनको नेताओं में जरूर इंटरेस्ट रखता है, लेकिन नेता भी आखिरकार कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़े होते हैं। तो इस किताब के लिए जो मैं हमारे अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाऊं, ये उल्टी गिनती का कवर है, और ये उल्टी गिनती जो है सिर्फ 250 रुपए में पेपर बैक संस्करण इसका राजकमल प्रकाशन से आया है, और इसको आप बुक करा सकते हैं। और ये जो शिक्षित गंभीर लोग हैं, जिनको हिंदी में गंभीर कंटेंट, कथेतर, नॉन फिक्शन में पढ़ना है, उनके लिए बहुत जरूरी किताब है। एक रेफरेंस बुक की तरह आगे इस्तेमाल हो सकती है। किस्सा कहानी में किताबनामा सेक्शन के लिए बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिंदो सर आपका। और आपकी जो स्वदेशी वाली किताब है उसका हमको बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा कि हम लोग फिर से इस पर एक और चर्चा कर सकें। और इतिहास के जो किस्से, अनटोल्ड किस्से हैं, हिस्ट्री अनटोल्ड वाले सेक्शन में हम तो आपकी कहानियां टाइम रिवर से उठा के सुनाते ही लोगों को। तो एक आखिरी संदेश आप ऐसे राइटर्स को दे दें जो लिखना चाहते हैं, उनको प्लान कैसे करना चाहिए। आखिरी संदेश एक, जो हमारे राइटर लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे प्लानिंग करनी चाहिए किताब की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास बताने के लिए बहुत एक दिलचस्प कहानी होना चाहिए, और वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, मुझे लगता है वो उतना मैटर नहीं करता है मंजीत। लेकिन वो कहानी, जैसे आप अभी किस्सा कहानी की बात कर रहे थे, आपकी कहानी हम तभी सुनेंगे ना कि जब आपकी कहानी कुछ नया कुछ बताए, कुछ ऐसा कहानी हो जो हमें एकदम मजबूर करे कि आप सारे काम छोड़ दीजिए, सिर्फ हमारी कहानी सुनिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम ऐसा एक कहानी बताएं जो बहुत ही यूनिक हो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। ये पहले आप सोच लीजिए आप कौन सा कहानी बताने चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से कहानी बताते हैं, बहुत अच्छा कहानी लिखते हैं, लेकिन आप जो कहानी बताने जा रहे हैं वो सोच लीजिए वो कितना कैप्टिवेटिंग हो सकता है। दूसरा, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि उनके पास एक अच्छा कहानी आ गया तो जस्ट लिख डालें, लेकिन अगर आप अच्छे से लिखेंगे, अगर अच्छे से उसके ऊपर काम करेंगे, वो नॉन फिक्शन के लिए रेफरेंसिंग हो या फिक्शन के लिए आप कैसे बता रहे हो, आप अच्छे से काम करें, तो मुझे लगता है कि ये एक लेबर ऑफ लव होना चाहिए।
तभी जाके किताब लिख के आपको बहुत कम लोगों को पैसा मिलता है ना मंजित। तो वो मतलब पैसा के लिए आप किताब नहीं लिख सकते हैं। आपको तभी किताब लिखना चाहिए जब आपके पास एक बहुत दिलचस्प कहानी हो जिसके ऊपर आप काम करने के लिए तैयार है और जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसके ऊपर मतलब कोई पैशनेट चीज के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि फिर किस्सा कहानी में बहुत जल्द आपके साथ इंटरव्यू एक और होगा। नमस्कार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मंजित, नमस्कार।